Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is OS Maya. तो हम जानेंगे OS Maya के बारे में. Amidst rising cyber and malware attack on defense and critical infrastructure, Indian Defense Ministry planned to replace the Microsoft operating system with a new open source OS called Maya, developed locally based on Ubuntu. देखते हुए राइजिंग साइबर और मालवेयर अटैक को डिफेंस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्लान किया है कि वो रिप्लेस कर देंगी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको न्यू ओपन सोर्स ओएस कॉल्ड माया से, जिसको डेवलप किया गया है लोकली बेस्ड अनबंटू के द्वारा. माया ऑफर्स अ सिमिलर इंटरफेस एंड फंक्शनलिटी एज विंडो, ईजिंग द ट्रांजिशन फॉर यूजर. और जो माया है ये ऑफर करते हैं सिमिलर इंटरफेस को, फंक्शनलिटी को विंडोज के लिए, ये आसान कर देता है ट्रांजिशन को यूजर्स के लिए. A cyber security system called Chakravyuh is being deployed for endpoint detection and protection. और जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है जिसको चक्रव्यूह कहा गया है, इसको डिप्लॉय किया गया है एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन के लिए. Developed by government agency within 6 months, Maya is expected to mitigate the increasing malware and cyber attack that have targeted critical infrastructure and defense system. This initiative aligns with past effort to replace Microsoft OS with an indigenous alternative in the Defense Ministry. और इसको डेवलप किया गया गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा 6 मंथ के अंदर ही. माया से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मिटिगेट कर देगी जो इंक्रीजिंग मालवेयर और साइबर अटैक है इसको, जो टारगेट करता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस सिस्टम को हमारे. ये जो इनिशिएटिव है ये अलाइन से पाथ एफर्ट के ऊपर रिप्लेस करने के लिए विंडो ओएस को, जिसमें इंडिजिनस अल्टरनेटिव होगा डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओमकारेश्वर रिजर्वॉयर, मध्य प्रदेश. पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये जो रिजर्वॉयर है वो कहाँ पे, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है. तो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड हैज सक्सेसफुली सिक्योर अ बिड फॉर एन 80 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट एट एन ओमकारेश्वर रिजर्वॉयर इन खंडवा, मध्य प्रदेश. तो जो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है उसने सक्सेसफुली सिक्योर किया है बिड को 80 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के लिए. तो ये जो प्रोजेक्ट होगा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट होगा कितना मेगावाट का, 80 मेगावाट का. कहाँ पे, तो ओमकारेश्वर रिजर्वॉयर पे, खंडवा, मध्य प्रदेश में. जो टारगेट है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है भारत का वो 100 मेगावाट का है, जो कि लोकेट किया गया था एनटीपीसी के द्वारा ही. कहाँ पे, रामगुंडम पे, तेलंगाना के. तो लार्जेस्ट रिजर्वॉयर 100 मेगावाट का है, कहाँ पे है, रामगुंडम में, तेलंगाना का. इसको भी इंस्टॉल किया गया था एनटीपीसी के द्वारा. ओमकारेश्वर डैम जो है वो ग्रेविटी डैम है नर्मदा रिवर के ऊपर, जैसे कि अप स्ट्रीम जो है मंडाता इन कांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में. इसका जो नाम है ओमकारेश्वर टेम्पल के नाम पे रखा गया है, जो कि लोकेटेड है डाउन स्ट्रीम पे. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओमकारेश्वर की बात कही गई है मैप के माध्यम से दिखाया गया है. सरदार सरोवर, मधेश्वर, ओमकारेश्वर, नर्मदा सागर, तवा सबको. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनजातीय गौरव कॉरिडोर इनिशिएटिव. पीआईबी का न्यूज है, इंपॉर्टेंट हो जाता है. जानेंगे हम जनजातीय गौरव कॉरिडोर इनिशिएटिव के बारे में. तो बूस्ट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनहेंस रेल कनेक्टिविटी इन ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन, जनजातीय गौरव कॉरिडोर इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च. तो किस लिए लॉन्च किया गया है, तो बूस्ट करने के लिए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और इनहेंस करने के लिए रेल के कनेक्टिविटी को ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन पे जनजातीय गौरव कॉरिडोर इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है. ये जनजातीय गौरव कॉरिडोर विद एन एलोकेटेड बजट ऑफ ₹70,000 करोड़ फॉर द फिस्कल ईयर 2023-24 एम्स टू एस्टैब्लिश एन अम्ब्रेला फ्रेमवर्क फॉर ऑल न्यू रेल लाइंस. ये जो जनजातीय गौरव कॉरिडोर है जिसका जो एलोकेटेड बजट है ₹70,000 करोड़ का है फिस्कल ईयर 2023-24 के लिए, इसका मकसद है कि स्टैब्लिश किया जाए अम्ब्रेला फ्रेमवर्क को सारे न्यू रेल लाइंस के लिए. क्या सिग्निफिकेंस है इसका, The initiative is significant as it aims to enhance rail connectivity in tribal dominated region, promoting infrastructure development and socio-economic growth. ये जो इनिशिएटिव है ये सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि ये मदद कर रहा है इनहेंस करने में रेल के कनेक्टिविटी को ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन पे, साथ साथ प्रमोट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को. This effort address connectivity gap, support tribal communities and contribute to overall regional development. ये जो एफर्ट है ये एड्रेस कर रहा है कनेक्टिविटी गैप को, सपोर्ट कर रहा है ट्राइबल कम्युनिटी को और कंट्रीब्यूट कर रहा है ओवरऑल रीजनल डेवलपमेंट में. बेलम डिक्लेरेशन. अब हम जानेंगे बेलम डिक्लेरेशन के बारे में कि ये है क्या, क्यों न्यूज में है. तो लीडर्स फ्रॉम 8 अमेजोनियन कंट्री इंक्लूडिंग बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाना, वेरू, Suriname and Venezuela were unable to reach an agreement on the protection of Amazon rainforest during the Amazon Summit organized by Amazon Cooperation Treaty Organization. जो लीडर्स है 8 अमेजोनियन कंट्रीज के, जिसमें कि बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाना, पेरू, सुरिनेम, वेनेजुएला आते हैं. ये सब कोई एग्रीमेंट में नहीं पहुंच पाए प्रोटेक्शन को लेके अमेजन रेन फॉरेस्ट का, जो अमेजन समिट हुआ था और जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था अमेजन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा.
The goal proposed by Colombia to protect 80% of the Amazon from deforestation and degradation by 2025 did not garner unanimous support. जो गोल प्रपोज किया गया था कोलंबिया के द्वारा कि प्रोटेक्ट किया जाए 80% अमेजन फॉरेस्ट को डिफोरेस्टेशन से और डिग्रेडेशन से 2025 तक, इसके लिए अनएनिमस सपोर्ट नहीं मिल पाया. द लीडर फोकस ऑन initiative a dialogue about the sustainability of mining and fossil fuel related activity but failed to commit to stopping oil drilling in the region. जो लीडर्स थे उनका फोकस था इनिशिएटिव करने के पीछे डायलॉग को कि सस्टेनेबिलिटी लाया जाए माइनिंग और फॉसिल फ्यूल रिलेटेड एक्टिविटी पे, लेकिन वो फेल कर गया कमिट कर पाने में, स्टॉप कर पाने में ऑयल ड्रिलिंग को इस रीजन पे. This lack of consensus has implicated for global biodiversity goal, including those set under the Convention on Biological Diversity Global Biodiversity Framework in 2022, where countries agreed to protect 30% of land and sea by 2030. और ये जो लैक हुआ कंसेंसस का, इसका जो इम्प्लीकेशन होगा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी गोल के ऊपर पड़ेगा जो सेट किया गया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को 2022 में, जहां पर कंट्रीज तैयार हुए थे कि वो प्रोटेक्ट करेंगे 30% लैंड को और सी को 2030 तक. उस पर इसका प्रभाव देखा जा सकेगा. बेलम डिक्लेरेशन के बारे में हम जान ले. बेलम डिक्लेरेशन इज ए स्टेटमेंट रिलीज ड्यूरिंग द अमेजन समिट इन्वॉल्विंग लीडर फ्रॉम द अमेजन कंट्रीज. जो बेलम डिक्लेरेशन है ये एक स्टेटमेंट है जिसको रिलीज किया गया था अमेजन समिट के दौरान, जो कि इन्वॉल्व करता है लीडर को अमेजन कंट्रीज के. इट एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडाइजेनस नॉलेज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड कॉल फॉर इंडाइजेनस पीपल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. ये फोकस कर रहा है जो इंपॉर्टेंस है इंडाइजेनस नॉलेज को लेके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, और बोलता है इंडाइजेनस पीपल के पार्टिसिपेशन को डिसीजन मेकिंग के लिए ताकि इसको फ्रूटफुल बनाया जा सके. The declaration promotes sustainable forest use and diverse economic solution, addressing concern about deforestation and degradation in the Amazon region. और ये जो डिक्लेरेशन है ये प्रमोट कर रहा है सस्टेनेबल फॉरेस्ट यूज को और डाइवर्स इकोनॉमिक सॉल्यूशन को, जो कि एड्रेस करेगा कंसर्न को डिफोरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन को लेके अमेजन रीजन पे. It also underlines the need to protect land right to prevent deforestation and preserve biodiversity within indigenous territory. और ये जो है अंडरलाइन कर रहा है जो आवश्यकता है प्रोटेक्ट करने का लैंड राइट को और प्रिवेंट करने को डिफोरेस्टेशन को, प्रिजर्व करना बायोडाइवर्सिटी को इंडिजिनस टेरिटरी पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैक्विटा पोर्पोइस. तो ये है क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, हम समझेंगे इसके बारे में. द इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन हैज इश्यूड इट फर्स्ट एवर एक्सटिंक्शन अलर्ट फॉर क्रिटिकली इंडेंजर वैक्विटा पोर्पोइस, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पोर्पोइट नेटिव टू मैक्सिको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया. ये किस कैटेगरी में आते हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन है उन्होंने इश्यू किया है पहला एवर एक्सटिंक्शन अलर्ट को क्रिटिकली इंडेंजर वैक्यूटा पोर्पोइस के लिए, जो कि वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट पोर्पोइट है जो कि नेटिव है मैक्सिको के गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया रीजन के लिए. Vaquita population has dwindled to just 9 or 10 individuals due to illegal gill net fishing, which aims to catch the totoba fish for its valuable bladder in the Asian market. जो वैक्विटा का पॉपुलेशन है वो मात्र 9 से 10 इंडिविजुअल का ही रह गया है इलीगल गिल नेट फिशिंग के कारण, जिसका एम है कैच करना टोटोबा फिश को इनके वैल्यूएबल ब्लैडर के कारण एशियन मार्केट में. इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन साइंटिफिक कमिटी हाईलाइटेड एन अलार्मिंग 83% डिक्लाइन इन वैक्विटा पॉपुलेशन बिटवीन 2015 and 2018. This alert is driven by the need for a new mechanism to voice extinction concern for various cetacean species and population. और जो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन का साइंटिफिक कमीशन है इन्होंने हाईलाइट किया है जो अलार्मिंग 83% डिक्लाइन हुआ वैक्विटा के पॉपुलेशन में 2015 से 2018 के दौरान. ये अलर्ट करता है जो आवश्यकता है एक मैकेनिज्म की जो कि वॉइस करे एक्सटिंक्शन कंसर्न को लेके वेरियस कैटेशियन स्पीसीज और पॉपुलेशन को लेके वैक्विटा पोर्पोइस. The Vaquita Fania sinus is the world smallest cetacean. जो वैक्विटा पोर्पोइस है ये जो कि वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सेकेथियन है. ये जो है सिर्फ डिस्टिंक्ट रिलेटिव है डॉल्फिन का. प्रोटेक्शन स्टेशन की अगर हम बात करें तो IUCN के रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में आती है और साइट में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं वैक्विटा पोर्पोइस के स्पीसीज को. ये जो है इनहेबिट करती है मर्की वाटर को 30 to 90 फीट डीप को. साइज का कंपेरिजन आप यहाँ पे कर सकते हैं, दिखाया गया है. जो ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट क्रिटिकली इंडेंजर वैक्विटा है जो कि रिस्क में है इलीगल गिल्स नेट के कारण मैक्सिको गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया पे. अर्जेंट कंजर्वेशन फिशिंग बैन और नेट रिमूवल की आवश्यकता है इनके सर्वाइवल को, इनके पॉपुलेशन को बचाने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घना. घना के बारे में हम जानेंगे. घना इज अप्रूव्ड अ न्यू पॉलिसी टू मैक्सिमाइज बेनिफिट फ्रॉम माइनिंग ग्रीन मिनरल्स अलाइनिंग विद द ग्लोबल डिमांड फॉर क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज. इट प्रोहिबिट एक्सपोर्टिंग क्रिटिकल मिनरल्स इन रॉ फॉर्म टू एड वैल्यू टू द इकोनॉमी.
दिस मूव फॉलो सिमिलर एक्शन बाय नामीबिया एंड जिम्बाब्वे। घाना ने अप्रूव कर दिया एक न्यू पॉलिसी को जो कि मैक्सिमाइज कर रहा है बेनिफिट को माइनिंग को लेके ग्रीन मिनरल्स का। ये अलाइन है जो ग्लोबल डिमांड है क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज का उसी से। ये प्रोहिबिट कर रहा है एक्सपोर्टिंग को क्रिटिकल मिनरल्स का लॉ फॉर्म पे जो कि ऐड कर रहा है वैल्यू उनके इकोनॉमी पे। ये जो मूव है वो फॉलो किया गया है सिमिलर एक्शन नामीबिया और जिम्बाब्वे के द्वारा भी लिया गया था। घाना इज ए कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका। घाना जो है वो एक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका का। इट्स अबाउट द गल्फ ऑफ गुयाना एंड द अटलांटिक ओशियन टू द साउथ, शेयरिंग बॉर्डर विथ आइवरी कोस्ट इन द वेस्ट, बुर्किना फासो इन द नॉर्थ एंड टोगो इन द ईस्ट। तो किस किस कंट्री के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। घाना एक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका का। ये जो है अवॉइड करता है गल्फ ऑफ गुयाना और अटलांटिक ओशियन को साउथ में, शेयर करता है अपने बॉर्डर को आइवरी कोस्ट के साथ वेस्ट में, बुर्किना फासो के साथ नॉर्थ में और टोगो जो है इसके ईस्ट में है। घाना has rich mineral resources such as gold, diamond, manganese, limestone, bauxite, iron ore, as well as various clay and granite deposits. Ghana is the second largest producer of gold in Africa. घना जो है वो वहां पर रिच मिनरल सोर्सेस है जैसे कि गोल्ड, डायमंड, मैंगनीज, लाइमनाइट, बॉक्साइट, आयरन ओर का, साथ साथ बहुत टाइप के क्ले और ग्रेनाइट डिपॉजिट भी वहां पे अवेलेबल है। घना जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड का अफ्रीका पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं घना के लोकेशन को डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि किस किस कंट्री के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चाइना स्पॉन्ज सिटी एंड देयर फ्लड चैलेंज। चाइना के जो स्पॉन्ज सिटी और जो उनका फ्लड चैलेंज है इसके बारे में हम जानेंगे। चाइना रिसेंट डिवास्टेटिंग फ्लड्स हैविंग रेज्ड क्वेश्चन अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स स्पॉन्ज सिटी इनिशिएटिव लॉन्च इन 2015 टू रिड्यूस अर्बन फ्लड रिस्क। चाइना का जो रिसेंट डिवास्टेटिंग फ्लड है इसने कंसर्न रेज कर दिया है इफेक्टिवनेस को लेकर स्पॉन्ज सिटी इनिशिएटिव का, जिसको लॉन्च किया गया था 2015 में ताकि रिड्यूस किया जा सके अर्बन फ्लड रिस्क को। ये स्पॉन्ज सिटी होता क्या है? A sponge city is an urban initiative that employ nature-based solution like permeable surface, canal pond, and wetland restoration to enhance water absorption, storage, and flood resilience. The goal is to mitigate water lodging and urban flooding caused by rapid urbanization and impermeable surface. जो स्पॉन्ज सिटी है ये एक अर्बन इनिशिएटिव है जो कि इम्प्लॉय करता है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को, जैसे कि परमिएबल सरफेस हो गया, कैनाल हो गया, पॉन्ड हो गया, वेटलैंड रिस्टोरेशन हो गया, ताकि इनहेंस किया जा सके वाटर एब्जॉर्प्शन को, ड्रेनेज को और फ्लड रेजिलेंस को। ये जो गोल है इसका मकसद है मिटिगेट करना वाटर लॉगिंग को और अर्बन फ्लडिंग को जो कि रैपिड अर्बनाइजेशन और इम्परमिएबल सरफेस के कारण होता है। क्या प्रॉब्लम आ गया स्पॉन्ज सिटी के साथ? जो रैपिड अर्बनाइजेशन और कॉन्क्रीट डेवलपमेंट हुआ इसने कॉम्प्रोमाइज किया नेचुरल वाटर एब्जॉर्प्शन को, इस कारण वाटर लॉगिंग और फ्लड हुआ। ये जो इनिशिएटिव लिया गया उसके बावजूद बहुत सारे सिटी जो है वो वल्नरेबल रह गया फ्लडिंग के कारण। बहुत कम लिमिटेशन है इनएबिलिटी को लेकर स्पॉन्ज सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का कि ये हैंडल कर पाएंगे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट को, और आवश्यकता है कैचअप करने की जो इम्पैक्ट हो रही है क्लाइमेट चेंज की लेस डेवलप रीजन के लिए, तभी कुछ बेनिफिट मिल पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वीजा इशुएंस सस्पेंशन बिटवीन फ्रांस एंड माली। तो जो वीजा इशुएंस सस्पेंड किया गया फ्रांस और माली के बीच में, इसको ब्रीफली हम समझेंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। फ्रांस और माली ने सस्पेंड कर दिया है जो इशुएंस था वीजा का एक दूसरे के सिटीजन को लेके। इसने डिस्प्यूट को और ज्यादा बढ़ा दिया है दोनों कंट्रीज के बीच में। बैकग्राउंड को हम पहले इसके समझते हैं ऐसा क्यों हुआ है। जो कॉन्फ्लिक्ट है फ्रांस और माली के बीच में ये आपका पुराना है। 2020 के जो मिलिट्री जुंटा टेक ओवर हुआ था उस समय से है, जिसने आउस्टेड कर दिया था इलेक्टेड प्रेसिडेंट ओवर सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल फेलियर को। फ्रांस का चिंता है रीजनल टेंशन को लेकर जो कि बढ़ा है रशियन इन्वॉल्वमेंट के कारण, और जो सिक्योरिटी इश्यू है जो कि फेज विड्रॉल को लेकर था एंटी जिहादिस्ट फोर्सेस के साथ। माली इज ए लैंडलॉक कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका। माली आपका एक लैंडलॉक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका का। अभी हम लोगों ने पीछे मैप में देखा था इसके लोकेशन को, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। माली जो है ये 8th लार्जेस्ट कंट्री अफ्रीका का। ये जो कंट्री है बॉर्डर है नॉर्थ में अल्जेरिया से, ईस्ट में नाइजर से, साउथ में बुर्किना फासो से एंड कोट दे अवर से, और वेस्ट में इसका ग्वेना और सेनेगल है। तो कौन कौन से कंट्री से ये बाउंडेड है ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। लेट 19th सेंचुरी पे जब स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका फ्रांस ने सीज किया था कंट्रोल माली के ऊपर, तो इसको ये फ्रांस सूडान का पार्ट माना था। फ्रांस सूडान जिसको कि हम सूडानिस रिपब्लिक भी मानते हैं, इन्होंने ज्वाइन किया था सेनेगल को 1959 में और अचीव किया था इंडिपेंडेंस को 1960 पे माली फेडरेशन से। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.